अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN एंड पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ामिनेशन के हवाले से ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए आपने जो है कोशिश करनी है कि लेक्चर को आप गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से एक शॉर्ट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और उसको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे साथ जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में अपनी कंट्रीब्यूशन की थी उनको जो है डिस्कस करेंगे। इसके साथ रॉबर्ट कोच ने जो अपने 4 पोस्टुलेट पेश किए थे उन 4 पोस्टुलेट्स को जो है डिस्कस करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को डिफ़ाइन करेंगे कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ पर हम बात करेंगे और आखिर में हम इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको वाज़ेह करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट हिस्ट्री एंड सम कंट्रीब्यूशन से, ठीक है, कि हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से जो शॉर्ट हिस्ट्री है, तारीख़ है और उनमें जिन साइंटिस्टों ने अपनी कंट्रीब्यूशन की थी उस पर थोड़ी नज़रसानी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 1665 के दौर में हुक नामी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा जो है सेल को क्या किया था, ऑब्ज़र्व किया था, सेल को देखा था। किसके ज़रिए? माइक्रोस्कोप के ज़रिए, ठीक है। फिर इसके बाद 1673 में वान लीवनहुक नामी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है पहली दफ़ा जो है लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज़म को क्या किया था, ऑब्ज़र्व किया था माइक्रोस्कोप के ज़रिए, मतलब उसको देखा था। फिर इसके बाद 1735 में लिनियस नामी एक साइंटिस्ट जिन्होंने ऑर्गेनिज़म के जितने भी ऑर्गेनिज़म है उसको क्या किया था, उसको नोमेनक्लेचर में क्लासिफाई किया था। नोमेनक्लेचर से मुराद ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उनकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको जो है मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिफ़ाइन किया था, उसको क्लासिफाई किया था, ठीक है। फिर इसके बाद 1798 में एडवर्ड जेनर नामी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा जो है वैक्सीन को क्या किया था, इजाद किया था, ठीक है, वैक्सीन को जो है इंट्रोड्यूस किया था। फिर इसके बाद 1857 में पास्चर नामी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्रोसेस को मुतारिफ़ कराया था जिसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं इसको हम आगे स्लाइड्स में या आगे यूनिट्स में जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 1861 में वही साइंटिस्ट जिनका नाम पास्चर था, इन्होंने क्या किया था, डिसप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है इसको क्या किया था, डिसप्रूव किया था, मतलब ये हमारे साथ एक थ्योरी थी, इस थ्योरी को जो है उन्होंने क्या किया था, डिसप्रूव किया था, रिजेक्ट किया था। फिर इसके बाद 1864 में वही साइंटिस्ट पास्चर नामी साइंटिस्ट ने जो है एक दूसरा मेथड मुतारिफ़ कराया था जिसको क्या कहते हैं, जिसको पास्चराइजेशन कहते हैं। पास्चराइजेशन क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें होती है, इस पर भी आगे हम यूनिट में डिटेल के साथ बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 1867 में लिस्टर नामी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा एसेप्टिक सर्जरी को मुतारिफ़ कराया था कि किस तरह से हम एसेप्टिक सर्जरी को कर सकते हैं, मतलब ऐसी सर्जरी जिसमें किसी किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिज़म के होने का या माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अटैक करने का कोई ख़तरा ना हो, ठीक है, और जो सर्जरी हो वो बिल्कुल साफ़ सुथराई से हो जाए, ठीक है। इसके बाद 1876 में रॉबर्ट कोच नामी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को प्रोपोज किया था, ठीक है, मुतारिफ़ कराया था। फिर 1881 में रॉबर्ट कोच ने एक
एक प्रोसेस है जिसको प्योर कल्चर कहते हैं, इस प्रोसेस को मुतारिफ कराया था। फिर इसी तरह से 1882 में रॉबर्ट कोच ने जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो कि टीबी को काज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म को जो है क्या किया था, इंट्रोड्यूस कराया था, इन्होंने जो है डिस्कवर किया था। फिर इसी तरह से 1883 में दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम वाइब्रियो कोलेरा कहते हैं, जो कि कोलेरा डिजीज़ को काज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको जो है क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। ठीक है। फिर इसी तरह से 1928 में फ्लेमिंग नामी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन को क्या किया था, मुतारिफ कराया था। तो ये थी हमारे साथ एक शॉर्ट हिस्ट्री और वो साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में अपना एक रोल, अपना एक किरदार अदा किया था, तो उनकी कुछ हिस्ट्री थी जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ जो है आप दोस्तों को आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फ्रांसिस्को रेडी की। फ्रांसिस्को रेडी ये हमारे साथ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है एक ऑब्जर्वेशन की थी और एक एक्सपेरिमेंट पेश किया था 1664 में। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बेसिकली 3 किस्म के जार्स को यूज़ किए थे। ठीक है, 3 वेराइटीज़ ऑफ जार्स को जो है इन्होंने यूज़ किए थे, जिसमें पहला जार जो था वो हमारे साथ कवर्ड जार था, जो कि मुकम्मल तौर पर एयर सील्ड था। ठीक है। दूसरा जो था वो हमारे साथ गाज था, कवर्ड जार था, मतलब सेमी कवर्ड था। ठीक है। और जो तीसरा जार था वो हमारे साथ अनकवर्ड जार था। व्हाट वर हिज ऑब्जर्वेशन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कौन सी एक्सपेरिमेंट की थी, इन्होंने असल में बायोजेनेसिस वर्सेस ए बायोजेनेसिस पर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किया था। बायोजेनेसिस किसे कहते हैं? बायोजेनेसिस से मुराद ये है कि द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इस पर इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। और ए बायोजेनेसिस से मुराद ये है कि नॉन लिविंग थिंग से किस तरह से लिविंग थिंग जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इस पर जो है इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। बायोजेनेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जानदार चीज़ से दूसरी जानदार चीज़ का पैदा होना या उसको बनाना। ठीक है, या प्रोड्यूस करना। जबकि ए बायोजेनेसिस से मुराद ये है कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग को प्रोड्यूस करना, इसको क्या कहते हैं, ए बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से रॉबर्ट कोच जो कि उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिज़ीज़ को पेश किया था, तो इस जर्म थ्योरी ऑफ डिज़ीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट 4 नुकात थे जो कि मैं आप दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। पहली पॉइंट जो कि इन्होंने अपनी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ में कही थी एक बात, वो ये है कि द सेम पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ द सेम डिजीज़। इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई बंदा जो है वो इन्फेक्टेड हो जाए, उनको बीमारी लग जाए, तो जो बीमारी उनको लगी हुई होती है, तो उन बीमारी के लिए जो ऑर्गेनिज्म या जो पैथोजन रिक्वायर होता है, तो वो पैथोजन जो है इस पेशेंट पे लाजमी तौर पर जो है खामखा जो है इस पेशेंट में मौजूद होगी। ठीक है, पहली बात इन्होंने ये कही थी। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि द पैथोजन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्राम द डिजीज़ होस्ट एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। फिर इन्होंने दूसरी बात ये कही थी कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस डिज़ीज़ या जो पैथोजन है इसकी हम प्योर कल्चर करें। ठीक है, प्योर कल्चर से मुराद ये है कि इसको हम एक ऐसे टेक्निक के ज़रिए इसकी हम प्रोडक्शन करें और इसको जो है हम कंफर्म करना चाहे कि आया ये बीमारी जो हुई है ये इसी पैथोजन की वजह से हुई है या इस कोई दूसरा पैथोजन है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते थे जिसको प्योर कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो बीमारी किसी पेशेंट में काज हुई है, तो उस बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस पेशेंट से जो एजेंट होंगे जिसकी वजह से उनको डिजीज़ काज हुई है, तो उस एजेंट या उस पैथोजन को हम क्या करेंगे, उसको हम आइसोलेट करेंगे, उससे हम उस पैथोजन को क्या करेंगे,
उसको हम फिल्टर करेंगे और फिर इस पैथोजन को हम प्योर कल्चर में इसकी ग्रोथ करेंगे। इसको हम देखेंगे कि आया वाकई में ये पैथोजन जो है ये इस बीमारी का सबब बनी है या नहीं, ठीक है। फिर इसी तरह से जो तीसरी बात इन्होंने कही थी वो ये थी कि द पैथोजन फ्रॉम द प्योर कल्चर मस्ट काज द सेम डिजीज व्हेन इट इज़ इनोकुलेटेड इनटू अ हेल्दी ससेप्टेबल लेबोरेटरी एनिमल, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको पॉइंट 2 में कही थी कि जो पैथोजन हम आइसोलेट कर लेते हैं इन्फेक्टेड होस्ट है, तो फिर जब हम उनकी प्योर कल्चर कर लेते हैं और प्योर कल्चर करने के बाद फिर हम ही उसी पैथोजन को जो है दूसरे हेल्दी जो है ऑर्गेनिज्म में जो है उसको इंजेक्ट करते हैं, तो इस पैथोजन को जो है लाजमी ये डिज़ीज़ काज करनी होगी अपनी जो कन्फर्मेशन है उसके लिए, ठीक है। अगर ये पैथोजन वही सेम डिज़ीज़ काज करे जो कि इससे पहले जो इन्फेक्टेड बंदा है उसमें काज किया था, तो इसका मतलब ये है कि यही पैथोजन जो है ये वजह है इस डिज़ीज़ को काज करने का, ठीक है। फिर हमें जो है कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही पैथोजन जो है इस पैथोजन ने ये डिज़ीज़ को जो है काज किया हुआ है। चौथी बात इन्होंने ये कही थी कि द पैथोजन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द इनोकुलेटेड एनिमल एंड मस्ट बी शोन टू द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म। फिर इन्होंने चौथी बात ये की थी कि जो पैथोजन हमने आइसोलेट किया था और दूसरे ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म में इसको हमने इंजेक्ट किया था जिसकी वजह से उसको फिर डिज़ीज़ लाहक हो गई थी, तो इस पैथोजन को फिर हम जो है दूसरे जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है जो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिससे पहले दफ़ा जो है एक पेशेंट जो है वो इन्फेक्ट हुआ था, तो उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसी किस्म की प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस तो नहीं है या शेप में कोई चेंजेस तो नहीं है या इसकी जो फंक्शन है उसमें किसी किस्म के चेंजेस तो नहीं है, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे कि आया दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है। तो ये वो 4 पॉइंट्स थे जो कि रॉबर्ट कोच ने अपनी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ में कही थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इन 4 पॉइंट्स की आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स की इंट्रोडक्शन। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आप सब स्टूडेंट जो है इसके बारे में आप सबको पता भी होगा और आप सब स्टूडेंट्स ने जो है फर्स्ट क्लास से जो है इसको आपने स्टडी किया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता होगा, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स को थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, इस दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल से। व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल्स? यूकैरियोटिक सेल्स दे हैव ऑल द मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल्स ये हमारे साथ बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, ह्यूमन बींग हो गए, इसी तरह से लार्ज प्लांट्स हो गए, ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे साथ वो तमाम स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो कि मेम्ब्रेनस होते हैं। मेम्ब्रेनस से मुराद जिसके इर्द गिर्द जो है मेम्ब्रेन होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे साथ एक ऑर्गेनील है जो कि सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होता है। इसी तरह से अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स हमारे साथ जितने भी होते हैं तो इन सब में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स बेसिकली हमारे साथ वो सेल्स होते हैं जिनमें जो में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन तमाम ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है और इसी तरह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होता है और उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। Eukaryotic cells are larger and more complex than prokaryotic cells.
वही बात है जो कि मैंने आपको अभी कही कि यूकैरियोटिक सेल्स जो है ये आपको ज़्यादातर जो लार्ज एनिमल्स होते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग हो गए, ठीक है, इसी तरह से जितने भी दूसरे एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो साइज़ होती है वो भी लार्ज होती है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे साथ मज़ीद और ऑर्गेनेल्स जो है पाए जाते हैं, और फिर उस ऑर्गेनेल्स का अपना एक स्पेसिफिक शेप होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो इस वजह से यूकैरियोटिक सेल्स ये हमारे साथ लार्जर और ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बनिस्बत, ठीक है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा इसके सिंपल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं तो इन ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सो ऑल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंडेड से मुराद ये है कि तमाम ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द एक लेयर होता है जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से कम्प्लेक्स जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, कम्प्लेक्स जीनोम ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर जो अरेंजमेंट हुई होती है तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, ठीक है, और अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा पेचीदा अरेंजमेंट इसमें हुई होती है। इसी तरह से इसकी जो साइज़ है वो लार्ज होती है। इसी तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ रेगुलेटरी डीएनए, और इसके अंदर जो डीएनए होता है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेल्स के जो फंक्शन है उसको चला रहा होता है। टू कंट्रोल जीनोम एक्सप्रेशन, जो कि जो जीन्स की एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करती रहती है। इसी तरह से जो यूकैरियोटिक सेल्स है ये आपको यूनिसेल्स पर भी मुश्तमिल देखने को मिलेंगे और मल्टी सेल्स पर भी मुश्तमिल देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स भी आपको मिलेंगे जो कि सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, और ऐसे सेल्स भी आपको मिलेंगे जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर यूकैरियोटिक सेल जो है वो बना होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थे यूकैरियोटिक सेल्स के जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। पहली प्रॉपर्टी ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे तो इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स की जो अरेंजमेंट हुई है तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा पेचीदा है। इसी तरह से इसकी जो साइज़ है तो वो क्या होती है, लार्ज होती है। इसी तरह से इसके अंदर डीएनए की जो मिकदार है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल्स आपको एक सेल से बने हुए भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए भी आपको यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है असल में हमारे साथ क्या है, ये असल में ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हमारे साथ असल में एक यूकैरियोटिक सेल है। इस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है हमारे साथ क्या होता है, इसके अंदर हमारे साथ पहले तो यूकैरियोटिक सेल का अपना मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारे साथ प्लाज्मा होता है येलो कलर में, येलो कलर के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह से अगर ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ऑर्गेनेल्स में हमारे साथ ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इसी तरह से हमारे साथ फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी हमारे साथ क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसी तरह से हमारे साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है या गोल्जी बॉडीज़ होते हैं तो इसके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होते हैं। तो बात करने का मकसद मेरा ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स में आपको जितने भी ऑर्गेनेल्स मिलेंगे तो उन ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन जो है आपको देखने को खामखा मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरफ। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर एंड सिंपलर हैविंग नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये सिंपल अल्फाज में ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जितने भी फंक्शन है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो फंक्शंस नहीं होते, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो साइज़ है ये भी स्मॉलर होती है यूकैरियोटिक सेल्स के बनिस्बत। इसी तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होती है और इसके अंदर जितने भी मेम्ब्रेन आपको जितने भी आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे तो उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर बैक्टीरिया को हम देखें तो
बैक्टीरिया जो है ये हमारे साथ एक ऑर्गेनिज्म है जिसके इर्द गिर्द किसी किस्म का मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, और इसकी साइज़ भी स्मॉलर होती है। प्रॉपर्टीज़ इसकी ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है आपको यूनिसेलुलर मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ एक सेल से बने हुए आपको मिलेंगे। इसमें जो है आपको मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं मिलेंगे, जबकि यूकैरियोटिक में आपके पास यूनिसेलुलर भी थे और मल्टी सेलुलर भी थे, ठीक है। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो ऑर्गेनेल्स है उसके इर्द गिर्द किसी किस्म का मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी सिंपल होती है। इसी तरह से 500 से लेकर 4000 जीनोम्स पर ये मुश्तमिल होते हैं, जीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये आपको बहुत ज़्यादा मकदार में जो है मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। दे मोस्टली कंटेन अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस इन देयर सेल वॉल। और इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो सेल वॉल है इसमें आपको एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि इन द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल विच सब्सटेंस इज़ कंटेन, ठीक है, या विच सब्सटेंस कंटेन। तो ऑप्शंस दिए गए होंगे जिसमें आपके पास एक पेप्टाइडोग्लाइकेन भी होगा, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन को आपने क्या कर देना है, मार्क कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स को आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में पूछा करें या सिंपली डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने कंसेप्ट को जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये असल में हमारे साथ एक बैक्टीरिया है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक एग्जांपल दिया गया है किस चीज़ का, बैक्टीरिया का। तो इसको अगर आप देखें, ठीक है, तो इसमें हमारे साथ ये डीएनए आपको देखने को मिलेगा जिसके इर्द गिर्द किसी किस्म का मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जितने भी स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिलेंगे तो मेम्ब्रेन जो है इसके इर्द गिर्द नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक एग्जाम्पल है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान क्या फ़र्क है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे और इसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम साइज़ के हवाले से बात करें तो साइज़ के हवाले से जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं तो ये असल में साइज़ में हमारे साथ लार्जर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बनिस्बत, और इनकी जो साइज़ है वो यूजुअली 2 से लेकर 100 तक जो है 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर पर ये मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की साइज़ की बात करें तो यूजुअली आपको यूकैरियोटिक सेल्स की जो साइज़ है वो लेस देन 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में मिलेगी, मतलब 2 माइक्रोमीटर से कम साइज़ में जो है आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलेंगे और 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर से ज़्यादा आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसके इर्द गिर्द किसी किस्म का मेम्ब्रेन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन भी होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। इसी तरह से अगर न्यूक्लियोलस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस जो है ये मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस जो है ये मौजूद होता है, ठीक है। इसी तरह से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से मुराद जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मतलब मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल ऑर्गेनेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है वो सिंगल होता है और सर्कुलर फॉर्म में होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में आपके पास जो डीएनए होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर जो है लीनियर शेप में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो डिवीज़न है वो
बाइनरी फिजन के ज़रिए जो है होती है। बाइनरी फिजन से मुराद ये पहले एक सेल होता है, फिर 1 से 2 हो जाते हैं, फिर 2 से 4 हो जाते हैं, फिर 4 से 8 हो जाते हैं, फिर 8 से 16 हो जाते हैं, फिर 16 से 32 हो जाते हैं, फिर 32 से 64 हो जाते हैं, और फिर इसी तरह से 64 से 128 हो जाते हैं, और इसी तरह से इसकी जो प्रोडक्शन है वो आगे जा रही होती है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में आपको एमाइटोसिस भी देखने को मिलेगा, माइटोसिस भी देखने को मिलेगा, और मियोसिस प्रोसेस के ज़रिए भी प्रोडक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, माइटोसिस किसे कहते हैं, मियोसिस किसे कहते हैं, इसको हम आगे यूनिट्स में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो उम्मीद करता हूँ इन डिफरेंसेस के बारे में आपको जो है समझ आ गई होगी, और आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर नर्सेस। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर नर्सेस को क्या ज़रूरत है माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करने का। ठीक है, नर्सेस जो है माइक्रोबायोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं, इसकी अहमियत आखिर इतनी क्यों है कि नर्सेस को जो है माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करनी पड़ रही है। So microbiology is very important and useful and it enables the nurse to। डियर स्टूडेंट, जो माइक्रोबायोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, यूज़फुल भी है, और इसके साथ साथ जब नर्सेस माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो इससे नर्सेस को ये फ़ायदा होता है कि नर्सेस एबल टू नो द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू इन्फेक्शियस डिजीज़। ज़ाहिरी बात है, नर्सेज जो है मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, मेडिकल फील्ड को वो स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट को जो है वो डील कर रहे होते हैं, और ज़ाहिरी बात है जो पेशेंट आते हैं उनको जो बीमारी लगी हुई होती है तो उसके पीछे यही माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं। तो जब नर्सेज माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो इससे नर्सेज को ये फ़ायदा होगा कि नर्सेज को जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जिसकी वजह से पेशेंट को डिजीज़ लाहक हुई है, इन्फेक्शन काज हुई है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जो बिहेवियर है और उसकी जो नेचर है उसके बारे में पता होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म किस किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज़म है और ये किस तरह के इन्फेक्शन को मज़ीद काज कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से नर्सेज एबल टू नो द पैथोजेनिसिटी एंड वायरुलेंस ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म। जब नर्सेज माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो नर्सेज को फिर ये पता होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है इसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, मतलब किस हद तक जो है ये डिजीज़ को काज कर सकते हैं, और इसकी जो वायरुलेंस है वो क्या है। ठीक है, इसी तरह से नो द प्रोसेस एंड पर्पस ऑफ स्टेरिलाइजेशन टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़। इसके साथ साथ नर्सेस को फिर ये भी पता चल जाता है कि जो हमारे साथ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है इसको हम किस तरह से करते हैं और इसका जो बुनियादी मकसद है करने का वो क्या है। ठीक है, इसके बारे में नर्सेस को फिर इल्म हो जाता है। इसके साथ साथ नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन एंड अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट वेरियस डिजीज़। ज़ाहिरी बात है, नर्सेज जो है चूँकि वो कम्युनिटी को डील कर रहे होते हैं, ठीक है, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, ठीक है, बीमारियों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, तो जब नर्सेज माइक्रोबायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लेते हैं तो इससे नर्सेज को जो वैक्सीन है इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है, और इसी तरह से इनको फिर मुख्तलिफ़ मेथड्स के बारे में पता चल जाता है जिसके ज़रिए वो लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा सकते हैं। यूज़ सेफ एंड एसेप्टिक टेक्निक्स विल हैंडलिंग पेशेंट। ठीक है, और जब भी वो पेशेंट को फिर हैंडल करते हैं, पेशेंट को डील करते हैं, तो फिर वो प्रॉपर सेफ़ और एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए पेशेंट को फिर क्या करते हैं, डील करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। मिनिमाइज द पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल बाय प्रिवेंटिंग क्रॉस एंड नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। इसी तरह से नर्सेस को फिर ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हम पेशेंट को ज़्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं तो इससे पेशेंट जो है और भी ज़्यादा ससेप्टेबल हो सकता है इन्फेक्शन की काज होने के लिए, और इस वजह से फिर वो अपने पेशेंट को कम से कम टाइम के लिए हॉस्पिटल में क्या करते हैं, रखते हैं, और उनको जो है क्रॉस और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन लगने से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन
वो इन्फेक्शन होते हैं जो कि हॉस्पिटल एक्वायर होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो ठीक ठाक जो है अपने पेशेंट के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जो हेल्दी पेशेंट होता है उसको जो है हॉस्पिटल से जो है उसको इन्फेक्शन लग जाता है। तो इस किस्म के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि बंदे को हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट की वजह से लग जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। एमसीक्यूज़ में ये वाला जो है एमसीक्यूज़ आया हुआ है कि वो इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल एक्वायर होते हैं, मतलब हॉस्पिटल से लोगों को लगते हैं, ठीक है, और वो डिज़ीज़ का शिकार हो जाते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, इस इन्फेक्शन को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ आपके फाइनल एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको आप अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बी फेमिलियर विद द इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रोब्स ऑन द इन्वायरमेंट। इसी तरह से फिर नर्सिस को पता होता है कि माइक्रोब्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, इस पर मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट का कैसा असर होता है, ठीक है, कैसे असर अंदाज होता है मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म पर। इसी तरह से गेन द नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल हाइजीन एंड सैनिटेशन। नर्सिस को ये पता भी चल जाता है कि हम अपने माहौल को किस तरह से साफ़ सुथरा रख सकते हैं और जो सैनिटेशन है इसकी कितनी अहमियत है, ठीक है। तो ये सब कुछ माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करने के बाद जो है नर्सिस को इस बारे में पता चल जाता है, ठीक है, और इससे बाखबर हो जाते हैं। क्रिएट अवेयरनेस इन कम्युनिटी टू यूज़ सेफ फूड एंड वाटर। इसके साथ साथ हेल्प इन जनरलाइजिंग हेल्थ, हेल्प इन मिनिमाइजिंग मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करने से नर्सिस जो नर्सिस है इनको ये हेल्प भी मिलती है कि वो फिर क्या करते हैं, कम से कम मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट जो है इसको करते हैं। मोर्बिडिटी से मुराद जो बीमारियों की शरह है उसको कम से कम करने की कोशिश करते हैं, और मोर्टेलिटी से मुराद ये है कि जो अमवात की शरह है, अमवात की शरह को कम से कम करने की मुकम्मल कोशिश फिर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी माइक्रोबायोलॉजी के, जो कि नर्सिस जो है उसको इस वजह से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और नर्सिस को जो है स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ पार्ट 1 माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट नंबर 1 का। अब स्टार्ट करेंगे हम यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2, जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी है। इसमें हम जितने भी माइक्रोबायोलॉजी के जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसको डिस्कस करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हम इस लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे, तो ये आगे जितने भी यूनिट्स आएंगे उन यूनिट्स में जो है यही टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगे। तो इसलिए आप सब स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि आप इसी यूनिट में जो है इन टर्मिनोलॉजीज़ को जो है क्लियर कर ले, अंडरस्टैंड कर ले, तो आगे यूनिट्स में फिर आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रोडक्शन करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी ये असल में 3 अल्फाज से मिलकर हमारे साथ एक वर्ड बना हुआ है। पहला जो वर्ड है वो है माइक्रो, दूसरा जो वर्ड है वो है बायो, एंड तीसरा जो वर्ड है वो है लॉजी। तो इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी ये 3 अल्फाज से मिलकर एक वर्ड बना हुआ है। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ, एंड लॉजी मीन टू स्टडी। सो माइक्रोबायोलॉजी ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सो माइक्रोबायोलॉजी इज द branch of science that deals with the study of microorganisms is called microbiology। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, आप सब स्टूडेंट जो है फर्स्ट क्लास से जो है इस डिफिनीशन को याद करते आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग थिंग्स which cannot be seen with the naked eyes but can be seen with the help of microscope is called microorganisms। Dear student, microorganism से मुराद, micro means small, organism mean organism, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद
वो लिविंग थिंग जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे, इतने ज़्यादा माइन्यूट होते हैं कि इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और इसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस किस्म के लिविंग थिंग्स को, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचेस की हम एक शॉर्ट डिफिनीशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली ब्रांच जो माइक्रोबायोलॉजी की है वो है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी ये टू वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया एंड लॉजी मीन टू स्टडी। सो बैक्टीरियोलॉजी ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं और बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। वायरो मीन वायरस, लॉजी मीन टू स्टडी। तो वायरोलॉजी ब्रांच ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम वायरसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, वायरसेस का मुताला करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बाद तीसरा टर्म है, उसको हम प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। प्रोटोजो के बारे में भी आप सब दोस्तों को बहुत जो है, कुछ दोस्तों को जो है पता भी होगा जिन्होंने एफएससी किया हुआ है। ठीक है, उनको ज़्यादातर प्रोटोजो के बारे में पता होगा, क्योंकि एफएससी में प्रोटोजो हो गए, फंजाई हो गए, एलजी हो गए, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में थे। ठीक है, और काफ़ी टॉपिक थे इससे रिलेटेड, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एफएससी के स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा प्रोटोजोलॉजी के बारे में। तो प्रोटोजोलॉजी ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रोटोजोआ को स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। फिर जो चौथा टर्म यहाँ पर हमारे साथ यूज़ हुआ है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है, एक इम्यून और दूसरा लॉजी। इम्यून मीन इम्यून सिस्टम एंड लॉजी मीन टू स्टडी। तो इम्यूनोलॉजी ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम इम्यूनिटी को स्टडी करते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, इम्यूनिटी के जो मैकेनिज़्म है उसको हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। फिर हमारे साथ अगला टर्म यूज़ हुआ है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फंजाई को स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी। फिर इसी तरह से फाइकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एलजी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। सो आप जो है यहीं से अपने कंसेप्ट को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में फिर किसी किस्म का मसला ना हो। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम माइक्रोबायोलॉजी के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोजन की। पैथोजन की अगर जनरल अल्फाज में हम इंट्रोडक्शन करें तो पैथोजन डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ वो एजेंट्स होते हैं, वो वेक्टर्स होते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बीमारी को काज करते हैं। तो ऐसे एजेंट्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो एन ऑर्गेनिज्म विच काजेज डिजीज़ इज़ कॉल्ड पैथोजन। वो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी को काज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। फिर हमारे साथ दूसरा टर्म यहाँ पर यूज़ हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। पैथोजन और पैरासाइट में डियर स्टूडेंट्स कुछ हद तक जो है फ़र्क है और बहुत ही ज़्यादा बारीक फ़र्क है पैथोजन और पैरासाइट में। ठीक है, हमारे साथ कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि अपने जो होस्ट है उसको क्या करते हैं? उसको हार्म करते हैं, उसको जो है नुकसान पहुंचाते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट के साथ जो है उसने जो है एक सिम्बियोट रिलेशनशिप कायम किया होता है जिसमें वो होस्ट से फ़ायदा भी ले रहे होते हैं और होस्ट को फ़ायदा दे भी रहे होते हैं। ठीक है, और इस तरह से एक दूसरे पर टोटल डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर नॉर्मल फ्लोरा का नाम देते हैं। तो पैरासाइट्स के हमारे साथ मुख्तलिफ की किस्म है। यहाँ पर पैरासाइट्स ये हमारे साथ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट लीव्स इन और ऑन अनदर स्पीशीज और क्रिएचर्स एंड ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर विदाउट बेनिफिटिंग बट रेदर हार्मिंग द होस्ट। ठीक है,
पैरासाइट्स ये हमारे साथ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे स्पीशीज़ या दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो उनके अंदर रहते हैं, उनके जिस्म के अंदर रहते हैं या उनके जिस्म के ऊपर रहते हैं और इसी तरह से उनसे खुराक हासिल करते हैं और उनके दूसरे ऑर्गेनिज़म की जो बॉडी होती है वो इन पैरासाइट इन ऑर्गेनिज़म के लिए एक शेल्टर का काम करती है, एक घर का काम करती है। और इसी तरह से ये ऑर्गेनिज़म जो है उस होस्ट को जिसमें ये रह रहे होते हैं या जिस पर ये रह रहे होते हैं तो उसको जो है किसी किस्म का फ़ायदा नहीं देते लेकिन नुकसान ज़रूर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज़म पर डिपेंड करते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं, उसको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं देते लेकिन नुकसान जो है अक्सर औक़ात पहुँचाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज़म को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगला टर्म है वो है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट का नाम भी आप सब दोस्तों ने सुना होगा। इसको जो है इन्वायरमेंट क्लीनर भी इसको कहते हैं। ठीक है, या स्कैवेंजर्स भी इसको कहते हैं मेरे ख्याल में। तो सेप्रोफाइट जो है ये वो ऑर्गेनिज्म है दैट लीव्स ऑन और डिराइव इट फूड फ्राम डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट डियर स्टूडेंट्स ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो मुर्दा लिविंग थिंग होते जो मुर्दा चीज़ें होती है, ठीक है, जो कि मर चुकी होती है, तो या तो उनके बॉडी के अंदर रह रही होती है या उनके बॉडी के ऊपर रहती है और उनके बॉडी को खाकर उनसे फूड हासिल करती है। ठीक है, तो इस किस्म के जो ऑर्गेनिज़म होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर फंजाई हो गए। फंजाई ये हमारे साथ एक सेप्रोफाइट की तरह से क्या करता है? काम करता है। फिर इसके बाद हमारे साथ अगला टर्म यूज़ हुआ है जिसको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। नॉर्मल फ्लोरा ये वो माइक्रोब्स है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर या दूसरे ऑर्गेनिज़म के ऊपर रहते हैं और इसी तरह से उस ऑर्गेनिज़म को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं जिसके ऊपर या अंदर रह रहे होते हैं और ख़ुद भी उनसे फ़ायदा ले रहे होते हैं और किसी किस्म का नुकसान एक दूसरे को नहीं देते। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज़म होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। द माइक्रोब्स दैट लिव इन or on another creatures and benefiting each other in normal condition is called normal flora। फिर हमारे साथ अगला टर्म यूज हुआ है वेक्टर। वेक्टर डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ वो एनिमल्स होते हैं या वो आर्थ्रोपोड होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? जो कि एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज़म की जो इन्फेक्शन है उसको जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो है दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करने में रोल प्ले करता है, दूसरे हेल्दी पर्सन में मुंतकिल करता है। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। एन एनिमल यूजुअली एन आर्थ्रोपोड सच एज इंसेक्ट या टिक दी ट्रांसफ़र अ पैथोजन टू अ पर्सन, जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में इन्फेक्शन को या डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने में रोल प्ले करता है। तो इस किस्म के एनिमल्स या इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। मैकेनिकल वेक्टर भी हमारे साथ होते हैं, ठीक है, और बायोलॉजिकल वेक्टर भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे साथ अगला टर्म यूज़ होता है कैरियर का। Carrier is an infected person or animal who does not have apparent clinical disease but is potential source of infections to others is called carrier। Dear student, carrier ये असल में हमारे साथ वो इन्फेक्टेड लोग होते हैं या वो इन्फेक्टेड जानवर होते हैं जिनमें मौजूदा टाइम पर किसी किस्म की जो क्लिनिकल डिजीज़ के अलामात होते हैं वो मौजूद नहीं होते, वो ज़ाहिर नहीं हुए होते, लेकिन ये इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल जो है ये बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने का, दूसरे लोगों को बीमार करने के लिए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, ठीक है, या जो एनिमल्स होते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोगों को बीमारी लगने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैरियर कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं इन्फेक्शन की तरफ। द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी इज़ नोन एज इन्फेक्शन। डियर स्टूडेंट, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी के बॉडी में एंटर्ड होती है, ठीक है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको फिर हम इन्फेक्शन कहते हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह ये बंदा जो है इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं?
The period of proliferation of microorganisms to show signs and symptoms after their entry in the body is known as incubation period. Dear students, जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी के बॉडी में एंटर्ड हो जाता है तो एंटर होने के बाद फिर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, ग्रोथ और प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ग्रोथ और प्रोडक्शन से लेकर उस टाइम तक जिस टाइम इस बीमारी के पहली अलामत ज़ाहिर ना हो जाए, तो इसके दरमियान जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, इस ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे साथ दूसरा टर्म यूज़ हुआ है जिसको हम प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं। प्रोड्रोमल पीरियड क्या है? It is the interval between the onset of symptoms of an infectious disease and the appearance of characteristic manifestation is called prodromal period. Prodromal period ये हमारे साथ वो टाइम पीरियड होता है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ की पहली अलामत के ज़ाहिर होने से लेकर जो बीमारी है उसके जो मज़ीद और करैक्टरिस्टिक्स है उसके ज़ाहिर होने तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं। इसी तरह से जो प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस इज़ द प्रिडिक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ अ डिज़ीज़ के एक बीमारी जो है कितनी टाइम के लिए रहेगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। इसकी जब हम तशख़ीस करते हैं तो इसका हम क्या कहते हैं, प्रोग्नोसिस कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी किसे कहते हैं? व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी? द स्टडी ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज़, हाउ, व्हेन एंड वेयर इट अकर्ड एंड हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, एपिडेमियोलॉजी ये हमारे साथ साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक बीमारी के काज होने के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि ये बीमारी जो है ये कैसे काज हुई है, कब काज हुई थी और कहाँ पर काज हुई थी और कैसे जो है ये एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हुई थी। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ एक दूसरा टर्म यूज़ हुआ है जिसको हम एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं। An unusual sudden onset of disease which breaks out in a region of a country, for example cholera or any other disease broke out is called epidemic disease. Epidemic diseases ये हमारे साथ वो बीमारियाँ होती है जो कि अचानक एकदम से जो है किसी इलाके में जो है वो क्या हो जाए, फैल जाए। ठीक है। और लोग जो है उससे मुतासर होना शुरू हो जाए। तो इस किस्म की जो बीमारियां होती है जो कि अचानक से एकदम से जो है वो फैलना शुरू हो जाए। ठीक है। तो इसको हम एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं। एंडेमिक डिजीज़ यूजुअली हमारे साथ वो डिजीज़ होते हैं विच इज़ फाउंड इन एन एरिया इन अ कंट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइफाइड। मुल्क की किसी एरिया में जो है, किसी गांव में या किसी जगह में जो है वो बीमारी जो है वो पहले हुई हो। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। जबकि पैंडेमिक डिजीज़ ये वो डिजीज़ होते हैं जिससे पूरी मुल्क और पूरी दुनिया जो है मुतासिर हुई हो और पूरी दुनिया जो है उसके लपेट में आई हुई हो, तो इसको हम पैंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि जो कोरोना है, ठीक है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया जो है इस डिज़ीज़ के लपेट में आई हुई थी। तो कोरोना ये एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है पैंडेमिक डिज़ीज़ के लिए। इसी तरह से जो स्पोरेडिक डिजीज़ है ये वो डिजीज़ होते हैं जो कि मुल्क के पेशतर इलाकों में पाए जाते हैं, विच इज़ फाउंड हियर एंड देयर एट इंटरवल, वक्तन फ़वक्तन मुल्क के पेशतर इलाकों में कभी एक जगह में जो है ये बीमारी काज हो जाती है, कभी दूसरी जगह में काज हो जाती है। तो इसको हम स्पोरेडिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। आइसोलेशन, व्हाट इज़ आइसोलेशन? Separation of infected person for a period of communicability of the disease is called isolation. आइसोलेशन डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ वो अमल होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इन्फेक्टेड लोगों को क्या करते हैं, हेल्दी लोगों से अलग करते हैं। ठीक है। और उनको जो है उस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करते हैं, रोकथाम करते हैं और उनको बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं, अलग
कर लेते हैं और इनको एक अलग जगह में रख देते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं? आइसोलेशन कहते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ एक दूसरा टर्म यूज़ हुआ है जिसको हम क्वारंटाइन कहते हैं। क्वारंटाइन के बारे में आप सब दोस्त मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि रिसेंटली कोरोना जो है ये पास हुआ है, ठीक है। कोरोना में जो है जितने भी कंट्रीज़ है, जितनी भी सिटीज़ है, उसको क्या किया गया था? उसको क्वारंटाइन किया गया था। लोगों की जो हरकत है, लोगों की जो मूवमेंट है, उसको जो है हस्बे मामूल जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था और लोग जो है ज़रूरत के बग़ैर जो है घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो इसको क्या कहते हैं? इस तरह की जो अमल है इसको हम क्वारंटीन कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन ये असल में हमारे बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर हो जाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाए, तो हमारी बॉडी जो है अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एक रिस्पॉन्स शो करती है, जिसमें हमारे बॉडी के जो पार्ट है जहाँ पर अटैक हुआ होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन जो है वो काज हो जाती है, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो क्या हो जाते हैं? वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उस जगह की तरफ आना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हुई होती है। द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन और इंजरी विच इज़ करेक्टराइज बाय स्वेलिंग, हीट, रेडनेस एंड पेन इज़ कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन में जो एरिया इन्फेक्टेड हुआ हो या इंजरी जहाँ पर हुई हो वो एरिया जो है स्वेल होगी, वो जो है थोड़ा हीटअप होगी, ठीक है। वो एरिया आपको गरम गरम जो है महसूस होगी, वो जो है रेड आपको दिखेगी और वहाँ पर जो है आपको पेन महसूस होगा। तो ये असल में रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, ठीक है। पैथोजेनिसिटी किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू काज डिजीज़, किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सलाहियत जिसमें वो जो है डिज़ीज़ को काज कर सकता हो, डिज़ीज़ को काज करने की सलाहियत उसमें मौजूद हो, तो इस खसूसियत को हम क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी कहते हैं। वायरुलेंस, द डिग्री और इंटेंसिटी और लेवल ऑफ पैथोजन इस कॉल्ड वायरुलेंस, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस हद तक जो है ख़तरनाक हो सकता है, किस हद तक जो है वो बीमारी को काज कर सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वायरुलेंस कहते हैं। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन ये हमारे साथ जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिकेंट क्या है? अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय मैन मेड जो जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंसानी हाथों के बनाए हुए होते हैं, तो इसको हम टॉक्सिकेंट कहते हैं, ठीक है। टॉक्सिन और टॉक्सिकेंट में फ़र्क है। टॉक्सिन जो है ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं और टॉक्सिकेंट जो है ये मैन मेड होते हैं, मतलब इंसान के बनाए हुए जो जहरीले मवाद होते हैं उसको हम टॉक्सिकेंट कहते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ एंटीजन है। एंटीजन any substance usually made up of proteins that stimulate the immune responses is called antigen। कोई भी सब्सटेंस जो कि ख़ास तौर पर प्रोटीन से बने हुए हो और जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस को स्टिमुलेट करते हो, उसको ट्रिगर अप करते हो, उसको इम्प्रूव करते हो, तो इसको एंटीजन कहते हैं। एंटीबॉडीज़ ये वो प्रोटीन है जो कि इम्यून रिस्पॉन्सेस के नतीजे में बने हुए होते हैं और ये एंटीजन के ख़िलाफ़ काम करते हैं, तो इसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्टेरिलाइजेशन ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम आल किस्म के जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको हम क्या करते हैं? किल करते हैं, ख़त्म करते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव हो या नॉन वेजिटेटिव हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो उन इन्फेक्टेड या हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म है या जो चीज़ें हैं उसको जब हम हार्मलेस बनाते हैं, उसको जब हम किल करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियासाइड्स, बैक्टीरियासाइड्स क्या है? बैक्टीरियासाइड जो है ये हमारे साथ वो सब्सटेंसेस या वो एजेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, तो इसको हम बैक्टीरियासाइड्स कहते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ पास्चराइजेशन का एक प्रोसेस होता है। पास्चराइजेशन ये यूजुअली हमारे साथ वो अमल है जिसमें हम एक ख़ास हद तक टेम्परेचर को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं और उस टेम्परेचर के ज़रिए हम चीज़ों को क्या करते हैं? जरासीम से
पाक करते हैं जरासीम से, हम उसको साफ़ करते हैं। तो इस अमल को, जिसमें हम एक ख़ास रेंज में टेम्परेचर को यूज़ करते हुए चीज़ों को जर्म फ्री करते हैं, तो इस अमल को हम क्या करते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। दिस इज़ द मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट एट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स टू मेक इट फ्री फ्राम स्पेसिफिक जर्म। पास्चराइजेशन ये वो मेथड होता है जिसमें हम टेम्परेचर को जो है एक ख़ास रेंज में, एक टेम्परेचर होता है, मिसाल के तौर पर 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम 30 मिनट्स के लिए हमने इसको मेंटेन रखा हुआ होता है। और इस टेम्परेचर में हम जो है ख़ास किस्म के जो जरासीम होते हैं उसको हम क्या करते हैं, किल करते हैं, और उन जरासीम को हम क्या करते हैं, हार्मलेस बनाते हैं। तो इस अमल को पास्चराइजेशन कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ अगला टर्म यूज़ हुआ है जो कि डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट एनी एजेंट दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय अप्लाइंग टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से मुराद जो हमारे साथ नॉन लिविंग चीज़ें होती है, लाइक टेबल हो गया, ठीक है, लाइक बेड हो गया, लाइक क्या कहते हैं, तक क्या हो गया, मतलब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं। तो उन नॉन लिविंग थिंग चीज़ों को जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म से क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि इन्फेक्शन को काज कर सकती हो, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जब हम इन एजेंट्स के ज़रिए किल करते हैं, तो इस एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स ये वो एजेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करते हैं, और इस एंटीसेप्टिक को हम लिविंग थिंग्स पर क्या करते हैं, अप्लाई करके क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्किन पर हम एंटीसेप्टिक को अप्लाई करते हैं, या दूसरी जगह बॉडी के दूसरे पार्ट पर अप्लाई करके हम उस जगह को क्या करते हैं, उसको बिल्कुल पाक साफ़ कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म से। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर हो मौजूद वहाँ पर, तो उसको जो है इस एजेंट के ज़रिए किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इसको हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। वैक्सीन ये हमारे साथ एटेनुएटेड भी होते हैं, और किल माइक्रोब भी होते हैं, और इनएक्टिव टॉक्सिन भी होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन का क्या प्रोसेस है, वैक्सीन किस तरह से काम करते हैं, इसका मुकम्मल लेक्चर जो है आगे यूनिट्स में आएगा, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। आपके एमसीक्यूज़ में यही टर्मिनोलॉजीज़ आएंगे, तो इसलिए आपको जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि इसको आप प्रॉपर तरीके से याद करें, अंडरस्टैंड करें। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से जो है आप इसको बस अपने जहन में बिठा दें, ठीक है। तो आपको फिर ये सॉल्व करने में आसानी होगी। वैक्सीनेशन ये वो अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हुए। द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अ वैक्सीन इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। मतलब वो अमल जिसमें हम वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के ज़रिए ऑर्गेनिज़म के बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। फॉर्मेट्स क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और मटेरियल यूज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पेशेंट which may transfer the infection to another person by coming in contact is called fomites। फोमिट से मुराद ये है कि एक इन्फेक्टेड बंदा है, ठीक है, एक बीमार पेशेंट है, और उसको ऐसी बीमारी लगी हुई है जो कि दूसरों को मुंतकिल होती है। तो अब वो इन्फेक्टेड बंदा जितनी भी चीज़ें उसके इस्तेमाल में है, मतलब जो तकिया वो यूज़ करता है, जो कंबल वो यूज़ करते हैं, जो प्लेट्स वो यूज़ करता है, जो प्याली वो यूज़ करते हैं, जो चम्मच वो यूज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ों के साथ जब हेल्दी बंदे का कांटेक्ट होता है और इस कांटेक्ट की वजह से वो बीमारी जो है उसको मुंतकिल हो जाती है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है जो कि इन्फेक्टेड बंदे के इस्तेमाल में होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर लेनन हो गया, कपड़े हो गए, और दूसरे जो यूटेंसिल है, यूटेंसिल से मुराद जितने भी सामान है जो कि बीमार बंदे के इस्तेमाल में होते हैं, तो उसको हम फॉर्मेट्स कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल का भी मैंने आपको बताया, और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी मैंने आपको इससे पहले काफ़ी डिटेल के साथ बताया, ठीक है।
इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ जो ह्यूमन 5 पैथोजेंस है जो कि ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, और जो टोटली ह्यूमन डिपेंडेंट है, तो वो हमारे साथ मंदरज झेल है। इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ बैक्टीरिया है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ वायरसेस है, तीसरे नंबर पर प्रोटोजोन्स है, चौथे नंबर पर फंजाई है और पाँचवें नंबर पर हमारे साथ हेलमिन्थेस है, ठीक है। MCQs के हवाले से ये भी आ सकता है, MCQs में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी ह्यूमन पैथोजेंस, ठीक है। तो ह्यूमन पैथोजेंस जो है 5 है, जिसमें हमारे साथ बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई और हेलमिन्थेस है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 1 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, आपकी जो कन्फ्यूजन है, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से वो भी क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर जो है मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट आर.एन स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बात है कि अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर का पोस्ट आर.एन स्टूडेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड होना चाहते हैं, तो काइंडली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने अपने लेक्चर्स के जो थंबनेल है उस कुछ लेक्चर के थंबनेल पर मैंने उसको शेयर किया हुआ है, काइंडली आप उसको चेक करें, उसको देखें। आपको अगर मिल गया तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करके मैं आपको जो है पोस्ट आर.एन फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर मैं स्टूडेंट्स के साथ जो है लेक्चर भी शेयर करता हूं, स्लाइड्स भी शेयर करता हूं और पोस्ट आर.एन पास्ट पेपर भी शेयर करता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।